Hello everyone, welcome to my first lecture that is the cell cycle and the cell division. तो ये फर्स्ट लेक्चर बेसिकली मोस्ट ऑफ द क्लासेस के लिए लाइक 8, 9, 10th, 11th, 12th ग्रेजुएशन, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन अभी नहीं कहूँगा क्योंकि ये सिर्फ ग्रेजुएशन तक के लिए सेल साइकिल है जो कि आपके यूज़फुल आ सकती है। तो इस लेक्चर में हम वी विल बी स्टडिंग अबाउट द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन कैसे होता है और सेल साइकिल हमारी कैसे चलती है, कौन कौन से फेजेज आते हैं, कौन कौन से डिवीजन होते हैं, डिप्लॉयड होता है, हाप्लॉयड होता है, ये सब हम इस लेक्चर में देखेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि इसी लेक्चर में आपको माइटोटिक प्लस मियोसिस दोनों सेल साइकिल ख़त्म करा दूँ। अगर नहीं हो पाता है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मियोसिस तो ख़त्म कर ही लेंगे। इस लेक्चर में माइटोटिक तो ख़त्म करना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं मियोसिस भी ख़त्म करा दूंगा। और ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है तो आई होप आप सब एंजॉय करेंगे एंड देखेंगे और मुझे सजेशन देंगे। चलिए चलते हैं पहले लेक्चर पर। दो चैप्टर की कुछ आउटलाइंस ऐसी हैं जो इस चैप्टर के बारे में जो हम ऑलरेडी हमने चैप्टर का भी हेडिंग देख लिया है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो वी विल बी सीइंग अबाउट द सेल्स डिवीजन, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल डिवीजन, सेल साइकिल, रेगुलेशन ऑफ द सेल साइकिल, हाउ डज सेल साइकिल रेगुलेट इटसेल्फ, मतलब सेल साइकिल चलती कैसे, रेगुलेशन पूरा होता कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। इस लेक्चर्स के बाद बाय द एंड ऑफ दिस सेशन और बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर द लर्नर्स विल बी एबल टू नो, आप इस लेक्चर्स के बाद क्या जान सकेंगे, यू विल एबल टू नो अबाउट द सेल डिवीजन एंड द सेल साइकिल, purpose of cell division, like what's the purpose of cell division. There is nothing in the body that is going purposeless, everything has something purpose, okay. Then the third point, cell division in prokaryotes and eukaryotes, and the fourth point we will see the cell cycle, about the cell cycle steps and what are the things that happens in the cell cycle. So first we'll let know the cell division. It is the process by which a cell divides to form two new cells. मतलब ये एक प्रोसेस है जिससे एक सेल डिवाइड होता है और दो सेल्स बन जाते हैं, एक से दो बनते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है सेल्स का, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन होता है सेल्स का तो 3 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन होते हैं, ठीक है। ये आप बोल सकते हैं सेल रिप्रोडक्शन होते हैं। जो पहला होता है प्रोकैरियोट्स में होता है, जिसको प्रोकैरियोट्स का बेस्ट एग्जाम्पल मैं बताऊं तो आपको बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें लिखा है बाइनरी फिशन डिवाइडिंग फॉर्मिंग टू न्यू आइडेंटिकल, ठीक है। प्रोकैरियोट्स मतलब जिसमें हमारा सेल डिवीजन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, कैसा रिप्रोडक्शन हो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, मतलब सिंगल पेरेंट से, ठीक है। और इसमें जो डिवीजन होता है वो सेल्स का वो बाइनरी फिशन के थ्रू होता है, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब एक सेल से ही जैसे डिप्लॉयड है तो जो सेल्स बनेंगे वो डिप्लॉयड ही बनेंगे और जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, एकदम आइडेंटिकल होगा किसके, पेरेंट सेल के। जो पेरेंट सेल है जेनेटिक मटेरियल उसके बिल्कुल क्या होगा, एकदम आइडेंटिकल होगा। तो ये ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स में होता है, बैक्टीरिया में होता है बाइनरी फिशन। फिर आ जाता है यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में 2 टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, एक होता है माइटोसिस होता है और एक होता है मियोसिस होता है, ठीक है। तो हम माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस ज़्यादातर होता है हमारा सोमैटिक सेल्स में होता है। अब मैं बता दूं आपको सोमैटिक सेल्स क्या है। तो सोमैटिक सेल्स वो सेल हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल हाफ नहीं होता है, मतलब सेम रहता है। डिप्लॉयड से अगर डिवीजन होता है तो उनका जेनेटिक मटेरियल डिप्लॉयड ही रहेगा, ठीक है, कम नहीं होगा। और इसमें भी जो जेनेटिक मटेरियल वो सेम होगा एज अ पेरेंट सेल की तरह, पेरेंट सेल की तरह भी इनका माइटोसिस में भी जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, सेम होगा। इसको करते किस लिए, जिससे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो। अब एक सेल से तो ऑर्गेनिज्म बनता नहीं है, बहुत सारे सेल्स की ज़रूरत है, टिश्यूज़ की, ऑर्गन्स की ज़रूरत है, तो इसलिए माइटोसिस होता है जिससे सेल की ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट है रिप्लेसमेंट और रिपेयर और डैमेज सेल्स। मतलब माइटोसिस का मेन फंक्शन एक्चुअली करा गया है, जैसे मान लो चोट लग जाए तो डैमेज जो सेल्स हुए हैं या बॉडी में जो सेल्स काम करके डेथ हो गई है उनको रिप्लेस करके या उनको रिपेयर करके माइटोसिस करता है सेल डिवीजन, जिससे क्या हो सके, वो सेल्स उनको रिप्लेस कर सके, दूसरे सेल्स आ सके और बॉडी प्रॉपरली काम करे। दूसरे टाइप का जो सेल डिवीजन होता है वो होता है हमारा मियोसिस सेल डिवीजन होता है, जिसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स और गैमीट्स। मतलब मियोसिस किस लिए करते हैं, हम जो डिप्लॉयड से 2n से जो क्रोमोसोम है उसको हम क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, जैसे सेक्स सेल्स बना सके या गैमीट्स बना सके। अब ये गैमीट्स क्या होता है, जैसे स्पर्म बना सके और ओवा बना सके, ठीक है। जो मियोसिस होता है वो हमारे जर्म सेल्स में होता है, जो जर्म सेल्स होते हैं वो हमारे स्पर्म्स और ओवा बनाते हैं।
अब आ जाते हैं हम, क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं हमसे, व्हाई डू सेल्स डिवाइड, सेल्स डिवाइड क्यों करते हैं? तो सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर ऑफ वर्न आउट टिश्यूज एंड रिप्रोडक्शन। जो सेल्स मेनली डिवाइड करते हैं वो ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और रिपेयर मैकेनिज्म जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल्स में। और रिप्रोडक्शन के लिए तो मियोसिस करना ही पड़ता है, क्योंकि बिना स्पर्म और ओवा के रिप्रोडक्शन नहीं होगा। और रिपेयर के लिए जो सेल्स मतलब जहाँ चोट लग गई है या कुछ सेल्स डेथ हो गए हैं, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी की डेथ हो जाती है, तो उनको रिपेयर या उनकी रिप्लेसमेंट के लिए सेल्स का डिवीजन बहुत ज़रूरी है। टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, अब जिससे हमारी बॉडी में क्या हो सके, हम एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कर सकें, न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज कर सके, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल सके। टू कंट्रोल डीएनए ओवरलोडिंग, डीएनए ओवरलोडिंग को कंट्रोल कर सके, मतलब जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं या ग्रोथ होती है, ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, तो उसका डीएनए क्या होता है, म्यूटेट, कहीं ना कहीं उसके डीएनए में कुछ ना कुछ म्यूटेशन होता है, थोड़ा बहुत मतलब 1.1% ऐसा कोई म्यूटेशन उसका चलता रहता है। तो उस म्यूटेशन से बचने के लिए, उसका इफेक्ट ना पड़े ऑर्गेनिज्म से, हम डीएनए को भी क्या करते रहते हैं, माइटोसिस के थ्रू जब डिवीजन होता है तो वो डीएनए चेंज होता रहता है, थोड़ा बहुत मतलब चेंज होता है वो डीएनए। इसलिए डीएनए ओवरलोडिंग का मतलब आप कह सकते हो कि पुराने डीएनए को मतलब कम करना, नया डीएनए को वापस ओरिजिनल फॉर्म में उसके लाना। अब सबसे पहले देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक्स में, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें डिवीजन कैसा है। मैंने पहले बताया था बाइनरी फिशन होता है। बाइनरी फिशन के 3 स्टेप्स मेजरली बताए गए हैं। इसमें पहला स्टेप जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन है। डीएनए रेप्लिकेशन में होता क्या है, डीएनए को कॉपी किया जाता है, ठीक है। जैसे 2 क्रोमोजोम है तो 2 के 4 क्रोमोजोम कर लेते हैं, अगर 4 क्रोमोजोम है तो 4 के कह सकते हैं 8 क्रोमोजोम कर सकते हैं। जैसे ह्यूमंस में कितने 23 ऑफ पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम है, तो जब हम ह्यूमंस में होगा रेप्लिकेशन डीएनए का, मतलब डीएनए की कॉपी किया जाएगा, तो 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम बना लिया जाएगा, ठीक है। आइडेंटिकल क्रोमोजोम बनाया जाएगा पर इसमें, ठीक है। बाइनरी फिशन में क्रोमोजोम सिग्रीगेट किए जाएंगे, फिर क्रोमोजोम को सेपरेट किया जाएगा जिससे 2 सेल में उनको अलग अलग डिवाइड कर सके। फिर साइटोकाइनेसिस किया जाएगा। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोप्लाज्म को सेपरेट करना। साइटोप्लाज्म को क्या करना, सेपरेट करना, ये होता है हमारा साइटोकाइनेसिस होता है। अब जो बाइनरी फिशन में ईच न्यू डॉटर सेल इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल। जो डॉटर सेल बनेंगे, जो डॉटर सेल डिवाइड होने के बाद आएंगे, वह जेनेटिकली उनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो एग्जैक्टली किसके होगा, उनके पेरेंट सेल के, मतलब उनके पेरेंट्स जो है जिस सेल से वो डिवाइड किए हैं सेम एग्जैक्टली उसी के जैसा होगा। अब ये देख सकते हैं आप, ये कुछ स्ट्रक्चर है एक प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन का। जो मदर सेल है उसके बाद सेल एलोंगेट्स हुआ, मतलब सेल बड़ा, सेल की ग्रोथ हुई थोड़ी, फिर उसने अपना डीएनए रेप्लिकेट किया, फिर डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेट हुए क्रॉस मेम्ब्रेन के, स्टार्स फॉर्मिंग इन दोनों अपोज हाफ हाफ हो गए। यहाँ कैरियोकाइनेसिस हो गया। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियर का डिवीजन होना, मतलब जेनेटिक मटेरियल का हाफ हाफ होने को हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। मेनली न्यूक्लियस के आधे आधे होने को हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। तो यहाँ कैरियोकाइनेसिस हुआ, आप जैसा देख सकते हैं स्क्रीन में हमारे, ठीक है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस हुआ जिसमें साइटोप्लाज्म को हाफ हाफ कर दिया गया और 2 डॉटर सेल्स बना दिए गए हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं यूकैरियोटिक सेल डिवीजन पे, ठीक है। तो सेल डिवीजन दैट रिजल्ट इन 2 डॉटर सेल्स, जिससे 2 डॉटर सेल्स बने। सेम नंबर ऑफ एंड काइंड ऑफ क्रोमोजोम एज द पेरेंट सेल, मतलब सेम नंबर हो उसमें, क्या कहते हैं, क्रोमोजोम के, और सेम काइंड ऑफ क्रोमोजोम हो, ठीक है। माइटोसिस में 2 स्टेप्स होते हैं मेनली, एक होता है एम फेज और एक होता है साइटोकाइनेसिस। एम फेज को हम माइटोसिस बोलते हैं। 4 फेज होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं इसमें माइटोसिस में। 2 मेन स्टेप्स में हमारी माइटोसिस सेल साइकिल कंप्लीट होती है। पहली स्टेप 4 स्टेप्स हैं उसमें माइटोसिस में देखा जाए तो उसको बोलते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। फिर साइटोकाइनेसिस में जब देखेंगे तो साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना, 2 डॉटर सेल्स में बन जाना। ईच डॉटर सेल्स इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट सेल। जो डॉटर सेल है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे किसके, पेरेंट सेल की तरह ही होंगे, ठीक है। माइटोसिस जैसा कि आप देख सकते हैं, मदर सेल है, यहाँ एक क्रोमोसोम ब्लू कलर का है, एक ग्रीन कलर का है। फिर इसके बाद जब डीएनए ने रेप्लिकेट किया तो दोनों ने अपना अपना एक एक स्ट्रैंड एक्स्ट्रा और बना लिया, मतलब एक एक क्रोमोसोम और बना लिए। तो 2 क्रोमोसोम कैसे हो गए अब हमारे, ब्लू के हो गए, और 2 कैसे हो गए यहाँ ग्रीन के हो गए। अब देख रहे होंगे दोनों ने सिग्रीगेट किया, एक इक्वेटोरियल प्लेन पर आए, फिर एक अपोजिट पोल पर गया, फिर क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस हुआ। पहले न्यूक्लियो का कैरियोकाइनेसिस हुआ, फिर साइटोकाइनेसिस हुआ, फिर 2 डॉटर सेल्स हमारे यहाँ बन गए, ठीक है। अब इसके बाद यूकैरियोटिक सेल डिवीजन हम देखते हैं कैसे होता है। मेन यूकैरियोटिक सेल डिवीजन में इसमें दूसरा जो होता है डिवीजन वो मियोसिस होता है। मियोसिस भी 2 स्टेप्स में होता है। माइटोसिस 4 स्टेप्स माइटोसिस के होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये मियोसिस आना चाहिए और ये माइटोसिस है, ये थोड़ी मिस्टेक्स हो गई है, ठीक है। फिर आता है साइटोकाइनेसिस।
इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है और न्यू डॉटर सेल्स बनता है, ठीक है। ईच डॉटर सेल, इसमें जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होंगे पेरेंट सेल के, ठीक है, वो थोड़ा डिफरेंट होंगे। अब सेल साइकिल पे आ गए हम, सेल साइकिल के बारे में देखते हैं। जो सेल साइकिल होता है वो होता क्या है? फ्रॉम द टाइम अ सेल फर्स्ट अराइज, ऐसा टाइम जहाँ सेल फर्स्ट अराइज होता है, मतलब सेल पहली बार जब निकलता है या फर्स्ट सेल डिवाइड करता है, सेल डिवीजन अंटिल द टाइम व्हेन द सेल इटसेल्फ डिवाइड। एक सेल से जब जो सेल निकला पहली बार डिवाइड, उस टाइम से लेके जब तक वो खुद डिवाइड ना कर दे पूरे सेल को, उस स्टेज को या उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं सेल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। अराइज मतलब भी डिवाइड होता है। अब इसमें क्या कौन कौन से पीरियड होते हैं? इसमें देखो, सेल साइकिल कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ पीरियड्स की जरूरत है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेल की, डीएनए रेप्लिकेशन, प्रिपेयर करना सेल डिवीजन को, फिर सेल डिवीजन होना। सेल आफ्टर डिवीजन बिगिंस अ न्यू साइकिल, हर डिवीजन के बाद एक नई साइकिल चलती है सेल की। ऐसा नहीं है कि एक साइकिल हुई और सेल फिर क्या हो गया, खत्म हो गया। तो हर डिवीजन के बाद एक नई साइकिल सेल की चलती है। सेल साइकिल मेनली दो फेज में होता है, एक होता है इंटरफेज होता है और एक होता है एम फेज, जिसको हम माइटोटिक फेज भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो हमारा इंटरफेज है इसको रेस्टिंग स्टेज भी बोलते हैं। इसमें हमारा G1 फेज, S फेज और G2 फेज होता है, ठीक है। कौन कौन से फेज होता है? G1 फेज होता है, S फेज होता है और G2 फेज होता है, जो कि हम आगे देखेंगे। अब सेल साइकिल में इंटरफेज को रेस्टिंग पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है। पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन, इसमें जो ग्रोथ होती है सेल की, G1 फेज में 3 फेज होते हैं इंटरफेज में। G1 फेज जिसमें सेल का साइज क्या होता है, बढ़ता है। ये सेल का साइज जिससे क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, इस फेज में डबल होता है। रेप्लिकेशन इस फेज में देख सकते हो आप, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, 2 सिस्टर क्रोमेटिड आर प्रोड्यूस, ठीक है। G2 फेज में क्या होता है, अब सेल जब डिवाइड करना होगा तो हर चीज़ उसे डबल चाहिए, तो इसलिए G2 फेज में क्या होगा, ऑर्गेनिकली डबल होंगे और जो अदर स्ट्रक्चर्स चाहिए सेल माइटोसिस कंप्लीट करने के लिए वो भी फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। जैसा कि आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं क्रोमोसोम का, हमारे ये ऊपर के 2 शॉर्ट आर्म है, ये लॉन्ग आर्म है और ये बीच में क्या होता है, इसमें सेंट्रोमेयर होता है। अंदर देख सकते हैं आप कॉइल्ड फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है हमारा। अब ये सेल साइकिल का स्ट्रक्चर है जिसमें इंटरफेज दिखाया गया है। G1 फेज में सेल ग्रोथ बताई गई है, S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन बताया गया है, G2 फेज में प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस बताया गया है। हमने देखा था G2 फेज में हमें सेल ऑर्गेनिकली भी डबल करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे फैक्टर्स चाहिए जो सेल डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो होते हैं। फिर एम फेज स्टार्ट हुआ जिसमें माइटोसिस होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज भी 2 टाइप के होते हैं, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, ठीक है। अब ये देख सकते हैं सेल साइकिल माइटोटिक फेज हम जब स्टार्ट करते हैं, द स्टेज व्हेन अ सेल डिवाइड, ये वो स्टेज होता है एम फेज जब सेल डिवाइड करता है, ठीक है। तो जेनेटिकली आइडेंटिकल न्यूक्लियर में डिवाइड करता है, ठीक है। होगा क्या, 2 प्रोसेस होंगे, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, सेपरेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म होगा, न्यू न्यूक्लिया इनटू डॉटर सेल्स में जाएंगे जिससे 2 डॉटर सेल्स बनेंगे जिसका जेनेटिक मटेरियल सेम होगा। डिवाइडेड इनटू 2 माइटोटिक फेज, 2 माइटोटिक फेज होते हैं। पहला माइटोटिक फेज में 4 स्टेज होते हैं, पीमेड बोलते हैं जिसको, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होता है, ठीक है। सेकंड माइटोटिक फेज में हमारा साइटोकाइनेसिस होता है, मतलब साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है। अब माइटोसिस देख लेते हैं, पहला प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टेलोफेज है। तो ये इंटरफेज हो गया, ये प्रोफेज हो गया, ये मेटाफेज हो गया, ये एनाफेज हो गया, ये टेलोफेज हो गया और ये साइटोकाइनेसिस हो गया। ये कुछ स्टेप्स यहाँ पर एक साथ दिखाए गए हैं हमारे। इंटरफेज स्टेज में क्या होता है, जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो 7 होते हैं। जो जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमेटिन होता है, ये एकदम कंडेंस फॉर्म में होता है, मतलब क्रोमेटिन बहुत ज़्यादा कंडेंस होता है, अभी मतलब एकदम कॉइल्ड फॉर्म में होता है, अभी क्रोमेटिड फॉर्म में होता है, बहुत ज़्यादा कंडेंस होता है, ठीक है। फिर आते हैं अर्ली प्रोफेज में, क्रोमेटिड कंडेंस बिकम क्रोमोसोम, कंडेंस क्रोमोसोम, क्रोमेटिड कंडेंस वाले थे वो कैसे बन जाएंगे, क्रोमोसोम बन जाएंगे। न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, उस वाले में देखा जाए अगर हमें उस वाले में, तो न्यूक्लियोलस था जो कि अब क्या हो जाएगा, इस वाले में डिसअपियर हो जाएगा। सेंट्रियोल्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। जो सेंट्रियोल हमारा सेल ऑर्गेनली ये सेपरेट होने लगेगा इसमें, और अपोजिट पोल्स की तरह भी ये क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। और इसमें स्पिंडल फाइबर्स भी देखिए आप हल्की हल्की सी फॉर्म होने लगती हैं। अब लेट प्रोफेज में आएंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसकी गायब हो जाएगी और ये पूरा जो न्यूक्लियस है हमारा वो किससे कवर हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर से कवर हो जाएगा। सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स पर जा चुके होंगे और पूरी तरीके से स्पिंडल फाइबर हमारा कंप्लीटली बन गया होगा। अब मेटाफेज में आते हैं, जो क्रोमोसोम कहाँ इक्वेटोरियल प्लेन पे अलाइन हो जाएंगे। इक्वेटर जैसे अर्थ का इक्वेटर होता है वैसे सेल का इक्वेटर पे ये इस क्रोमोसोम के हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे और सेंट्रियोल एकदम बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट पोल्स पर आ जाएंगे। अब एनाफेज में क्या होता है, 2 पेयर्ड क्रोमोसोम होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड, वो सेपरेट हो जाते हैं, मतलब बीच से टूट जाते हैं और दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगते हैं। इसमें पार्शियल डिवीजन भी होता है, देख सकते हैं आप हल्का हल्का साइटोप्लाज्म इसमें डिवाइड भी हो गया है।
अब फिर आ जाते हैं टेलोफेज पे, क्रोमोसोम एट द पोल्स, क्रोमोसोम एट द पोल्स पर आ जाते हैं, मतलब क्रोमोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है, न्यूक्लियर एनवेलप आ जाता है, और ये दोनों पोल्स पर आ जाते हैं दो न्यूक्लियर एनवेलप, और स्पिंडल फाइबर ख़त्म हो जाती हैं इसमें, ये टेलोफेज की बात हो जाती है। अब आ जाए साइटोकाइनेसिस एंड द एंड ऑफ माइटोसिस, द एनिमल सेल्स क्लीवेज करके क्लीव फरो बना के ये दो सेल्स में डॉटर सेल्स को बना लेते हैं, और प्लांट सेल में सेल प्लेट होती है जो कि इनको डॉटर सेल्स को अलग अलग कर लेती है। डॉटर सेल्स है जेनेटिकल इसमें क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। अभी अगर माइटोसिस का एनिमेशन देखा जाए तो कुछ इस तरीके से, ये कुछ क्विज है। नेम द फेज स्टार्टिंग एट द टॉप, नेम द फेजेस स्टार्टिंग एट द टॉप, ये कुछ आपके लिए क्विज है जो आप भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम, अब आप सेल माइटोसिस साइकिल माइटोटिक साइकिल समझ गए होंगे, तो अगर माइटोटिक साइकिल सेल डिवीजन समझ गए हैं तो इस लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करेंगे, और होपफुली विल बी starting our next lecture, which is meiosis. In our next lecture, which will be a short video lecture, maybe of 5 to 8 minutes, we'll complete that. And if you have any suggestion regarding this lecture or any query, you can comment down. I'll look into it. And that's all for today. Thank you for watching this lecture. Hope you subscribe my channel, and we will be coming with more lectures like this in the PPT form, and more others form will can come in the animation forms also will be coming. We have think a lot about this, so hope you'll subscribe my channel, and thanks for watching this lecture, and hope you will learn the objective which we have discussed in the beginning of this lecture. Thank you so much, friends.